स्टूडेंट्स आडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम। आडियाबेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इम इम्पासेबल। इम्पासेबल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आडियाबेटिक का मतलब है इम्पासेबल, यानी कि इसमें से जो है वो पास नहीं हो सकती है। कौन सी चीज़ पास नहीं हो सकती? इसमें से एनर्जी जो है वो पास नहीं हो सकती। ना तो पास इनटू हो सकती है, ना पास आउट ऑफ हो सकती है। सिस्टम के अंदर से ना तो कोई हीट एनर्जी निकल सकती है, ना सिस्टम के अंदर कोई हीट एनर्जी जो है वो इंटर हो सकती है। तो इसलिए इस सिस्टम को इम्पॉसिबल प्रोसेस यानी कि आडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कांस्टेंट हीट प्रोसेस है ये, कांस्टेंट। और ये एक्चुअली हम सिंपली ये लिख सकते हैं कांस्टेंट हीट की बजाय यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ये है कि हीट जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे सिस्टम के लिए। तो अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये केस है, यानी कि हीट जो है इसमें, पहली बात तो यह है कि हीट इसमें किस तरह से जो है वो क्या हम करेंगे, हीट इसमें इंटर ना हो सके और बाहर भी ना निकल सके, और फिर उसके नतीजे के तौर पर जो है वो क्या हो सकता है, सिस्टम को हम फिर किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या क्या क्या जो है इसमें इसकी करैक्टरिस्टिक हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे फिर सिस्टम ले लेते हैं एक। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम हमारे पास एक गैस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे हमने एक सिलेंडर के अंदर एक गैस फिल की हुई है, और इसमें फिर इस में एक पिस्टन भी जो है वो भी है, और पिस्टन मूवेबल है। और सिस्टम हमारा जो है इसकी यहाँ पे गैस की जो सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, जो कंटेनर की वॉल्स जो हैं, ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, यानी कि ना तो कोई जो है वो हीट एनर्जी को ये इनवर्ट ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ना आउट ऑफ जो है वो सिस्टम ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इंसुलेटेड इंसुलेटेड जो है वो हमारे पास कंटेनर है। और इसी तरह से जो हमने पिस्टन जो है ये भी इंसुलेटेड है कंटेनर, ठीक है जी। तो इंसुलेटेड कंटेनर है हमारे पास, और इसी तरह से पिस्टन भी जो है वो ये भी इंसुलेटेड है। सॉरी, पिस्टन भी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड यानी कि पिस्टन के का जो ये वाली सरफेस है, इससे भी जो है वो हीट जो है वो नहीं निकल सकती। अच्छा, अब इस केस में ना तो हीट जो है, अगर इंसुलेटिंग वॉल है, इंसुलेटेड कंटेनर है हमारे पास, और हमारे पास पिस्टन भी इंसुलेटेड है, यानी कि ये जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्चुअली वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है यहाँ पे। तो इसमें अगर हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है तो वो बाहर नहीं निकल सकती। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि इस सिस्टम को कोई हम हीट बाहर से दे भी नहीं सकते। तो इस तरह से टोटली क्यू ज़ीरो है, ठीक है। ना तो हीट जो है वो इंटर हो सकती है, नो हीट कैन इंटर कैन सॉरी, ये जो है ज़रा प्रॉपरली लिख लें, कैन इंटर और लीव द सिस्टम, और लीव द सिस्टम द सिस्टम। अच्छा, तो फिर इस तरह से अगर हम ना तो एनर्जी दे सकते हैं, ना एनर्जी ले सकते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये, यानी कि पहला जो है प्रोसेस इस तरह से डिस्कस करते हैं कि सपोज कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक प्रेशर जो है वो P1 है, और ये कम प्रेशर है, ठीक है। और इस केस में जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो T1 है, टेम्परेचर जो है वो T1 है, ठीक है। और फिर इस इन इनिशियल स्टेट्स पे जो एनर्जी है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, वो हमारे पास जो है वो U1 है, ठीक है जी। और फिर हम क्या करते हैं, हम पिस्टन को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से गैस पे जो है प्रेशर बढ़ जाता है। गैस पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो उस वो सिचुएशन हम जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कुछ इस किस्म की कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है कम हो गया है, ये वॉल्यूम हमारे पास V2 है, ठीक है। और प्रेशर जो है बढ़ गया है, P2 है। और फिर यहाँ पे प्रेशर जो है ये हमने पिस्टन की मदद से अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पिस्टन की मदद से अप्लाई हो रहा था प्रेशर। और यहाँ पे अब जो है हम देखते हैं कि क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से।
तो और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। और दूसरी बात और भी कि इंटरनल एनर्जी जो है ये भी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और टेम्परेचर बढ़ा और इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो अब एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है वो U2 है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अब जो है वो U2 है फाइनल स्टेट पर। और टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स हमारे पास फिर इस केस में टेम्परेचर भी बढ़ गया है जो कि T2 है। तो इस तरह से फिर हमने देखा अब क्योंकि इसमें जो गैस जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर हमने बढ़ा दिया जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे सिस्टम से कोई एनर्जी हम बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि Q जो है वो ज़ीरो है। तो फिर इस केस में फिर हम देखते हैं कि जो हमने वर्क डन किया है, अच्छा पहले तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके मुताबिक फिर डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, और फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास है जी, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है जी, यानी कि हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम देख रहे हैं कि चेंज इन Q जो है ये तो ज़ीरो है, और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, पहली बात तो ये है कि Q ज़ीरो है, फिर दूसरी बात ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है डेल्टा U हमारे पास है U2 माइनस U1। ठीक है, और फिर इस तरह से वर्क डन जो हमने किया है वो हमारे पास फिर जो है फर्स्ट लॉ की फॉर्म जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के मुताबिक के लिए फिर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो फिर ज़ीरो इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ठीक है, अब इस माइनस नेगेटिव साइन से क्या मुराद है? अच्छा पहले तो हम ये समझते हैं कि ये रिलेशन हमें ये बताती है, ये रिलेशन स्टूडेंट्स हमें ये बताती है कि अगर हम एक ऑडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान वर्क करें, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम पे वर्क करें, यानी कि उसमें ना तो हीट इंटर हो सकती हो ना हीट उससे बाहर निकल सकती हो। इंसुलेटेड मुराद थर्मली इंसुलेटेड, वर्क के लिहाज से ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं होगा, थर्मली इंसुलेटेड है, कोई हीट इसमें इंटर नहीं हो सकती, कोई हीट इससे बाहर नहीं से निकल सकती। ऐसे सिस्टम पे जब हम वर्क डन करते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि जितना भी वर्क डन किया होगा वो सारे का सारा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज कर देगा। और नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। वर्क डन किस तरह से नेगेटिव है? हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम कम होता है यानी कि सिस्टम पे वर्क डन किया गया है, तो सिस्टम पे किया गया वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, इसी चीज को हम जो है वो अब दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरह से हम जो है वो ये सपोज करते हैं, यानी कि रिवर्स केस जो है वो इन्वर्स केस सपोज करते हैं कि पहले प्रेशर ज्यादा था, फिर हमने जो है प्रेशर आस्ता आस्ता कम किया, प्रेशर कम करने से जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया, और लेकिन फिर हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। अब अगर प्रेशर कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर भी कम हो गया। और क्योंकि सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, यानी कि कोई हीट जो है वो ना निकल सकती है ना ही इसमें इंटर हो सकती है, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है, टेम्परेचर कम हो चुका है। तो फिर दोबारा से अगर हम देखें तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव साइन अब रिप्रेजेंट करेगा कि जो वर्क डन सिस्टम ने किया है पिस्टन पे, ठीक है, हमने ऊपर से प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो नीचे अंदर से सिस्टम ने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की पिस्टन पे और उसको अपवर्ड मूव करवा दिया। तो अब सिस्टम ने यानी कि वर्किंग सब्सटेंस ने जो वर्क किया है पिस्टन पे, वो वर्क डन जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी वजह से, उस वर्क डन की वजह से सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है, वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम को बाहर से कोई इनपुट एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए वर्क डन करेगा, और इसीलिए उसकी इंटरनल एनर्जी में जो कमी आ रही है उसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान में हम देखते हैं कि नेट वर्क डन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या सिस्टम के बराबर होगा। और अगर इसी सिचुएशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें यहाँ पे, तो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये कुछ उसी किस्म का कर्व आता है। ठीक है, जस्ट मैं जो है यहाँ पे उस कर्व को रिप्रेजेंट करूंगा इनिशियल और फाइनल सिचुएशंस के मुताबिक। अगर हम देखें
तो ये कर्व जो है वो अब मोर स्टीपर होगा। अब क्यों ज़्यादा स्टीपर क्यों होगा, और इस कर्व को पहले तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आडियाबेटिक, इस कर्व को हम आडियाबेट कहते हैं, ठीक है, आडियाबेट, आडियाबेट, ठीक है। और ये कर्व जो है मोस्ट स्टीपर है देन आइसोथर्मल कर्व से। अगर हम आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ जो है वो इस फॉर्म में हमें जाता हुआ नजर आता है इसी पीवी डायग्राम पे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है उस वो जो है वो इतना फैक्टर से कम नहीं होता जितने फैक्टर से जो है वो प्रेशर कम ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अब टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है। और अगर हम बॉयल्स लॉ जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर देखना चाहें कि बॉयल्स लॉ की जो फॉर्म है वो क्या बनती है, तो स्टूडेंट्स बॉयल लॉ की फॉर्म जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और ये जो गैमा फैक्टर है ये एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से इन्वॉल्व होता है, और ये रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ही नहीं सिंपली, बल्कि प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू सम फैक्टर जो है वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट, और अब ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये है स्टूडेंट आडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें हम देखते हैं कि जो है वो वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करता है। और इसकी एग्जांपल जो हैं वो है कि किसी भी टायर जब ब्रस्ट हो जाए तो उसमें से जो सडन एस्केप होता है एयर का, वो एक आडियाबेटिक प्रोसेस है। और जो बादल बनते हैं एटमॉस्फेयर में वो भी एक आडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसमें सिस्टम की अपनी ही इंटरनल एनर्जी यूज होती है और इसकी वजह से अपना ही टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है।